Hi everyone and a warm welcome on Biology by Amrita Rawal. Dear students, in today's lesson we are going to cover one short revision video of your chapter that is Biotechnology Applications. ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 12th है एंड क्लास 12th का चैप्टर है बायोलॉजी का. Also this chapter is very important and it is in continuation with the biotechnology principles and process chapter. उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें ये चैप्टर समझ आ सकता है. So for all those who have not yet watched my biotechnology principles and processes chapter one shot revision video, please watch that before watching this chapter so that you can get a better clarity over the complete topic. So students, biotechnology applications वाला जो portion है that is also coming in your examinations and it is part of the CBSE 12th class board examinations also. So I have decided to cover that chapter for all of you so that it can become very easy one. एंड उसमें हम अभी चालू करते हैं पढ़ना. देखिए तो बहुत इजी है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, ऐसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं. देखिए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस क्या होती हैं. तो हम सभी लोगों ने पिछले लेसन में जब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना रहे थे जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल रहे थे. ठीक है, जो कि एक प्रोकैरियोट भी हो सकता था, एक प्लांट सेल भी हो सकता था, एक एनिमल सेल भी हो सकता था. ठीक है, अभी हम उसी बायोटेक्नोलॉजी को क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट बायोटेक्नोलॉजी. हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं. ठीक है, टू फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसका मतलब हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने वाले हैं. And why are we making that organisms? Because we want to obtain the products and services for the human definitely. ठीक है, तो ह्यूमन के रिसर्च एरियाज या ह्यूमन के डिमांडिंग एरियाज क्या क्या हो सकते हैं. तो ह्यूमन के बेसिक सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं हम वो सारी बनाएंगे उससे. अगर मैं तुमसे बोलना चाहूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ बच्चों, what are the different areas where I can use biotechnology, तो बायोटेक का इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में. ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं अपन इसका. वी कैन ऑल्सो यूज दिस इन बायो रेमिडिएशन. बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है हम किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने की ट्राई करें. ऑयल स्पिल्स, अगर समुद्र के पानी में बहुत सारा तेल मिल जाता है तो बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को लॉस होता है. उन ऑयल स्पिल्स को हम क्लियर कर पाए, हम हमारे बहुत सारे सीवेज को मैनेज कर पाए एंड मल्टीपल अदर थिंग्स विल बी कमिंग अंडर द बायो रेमिडिएशन. ठीक है, इसी के साथ साथ में हम बना सकते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बीटी कॉटन बनाया है. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, इंसेक्ट और पेस्ट, कोई भी पेस्ट हो सकता है. पेस्ट कैन बी एनीथिंग लाइक रोडेंट ऑल्सो, चूहा. ठीक है, इसके अलावा हम बना सकते हैं हाई एनर्जी वैल्यू वाले प्लांट्स. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो काफी सारा इस्तेमाल इसका एग्रीकल्चर फील्ड में हो रहा है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड. ठीक है, which will be counting nutritional enrichment of many of the crops, जैसे कि विटामिन ए रिच राइस बनवा दिया हमने. ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का विटामिन ए रिच राइस बनवा रहा है, मीनिंग न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट कर रहे हैं हम हमारी क्रॉप्स का, हम उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं. अगर मैंने तुमसे कहा मैंने बीटी ब्रिंजल बनाया बच्चों, मतलब मैंने एक ऐसा ब्रिंजल बना दिया है जिसमें कि कीड़े अटैक नहीं कर सकते, इंसेक्ट्स आर नॉट एबल टू अटैक ऑन देम. सो इस प्रकार के ब्रिंजल जो है उनका मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ठीक है, और वो ज्यादा बिकने वाले हैं कंपैरिजन टू कीड़े वाले बैंगन. ऑफ कोर्स वैसे ही टमाटो वगैरह. ऑल्सो हम ये भी चाहेंगे ना कि हमारे जो भी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं या फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं उनका शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ जाए, मतलब कि वो जल्दी नहीं सड़े, जल्दी खराब नहीं हो, और वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से अचीव कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प हम फोरेंसिक साइंस में भी लेते हैं. क्राइम केसेस को सॉल्व करने के लिए ऑल्सो वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. We will be taking the help of biotechnology to form
कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है हमारे, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी रेस्पेक्टिव कैटलिस्ट बोल रहे हैं, मीनिंग हम बायो कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि एंजाइम्स। और एंजाइम जो होते हैं इनका सिंथेसिस बायोटेक से बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हो रहा है। इंस्टेड देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोस्ट यूटिलाइज्ड वी कैन से मोस्ट यूटिलाइज्ड कॉन्सिक्वेंस जो हमारे पास आ रहा है सामने, दैट विल बी यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंजाइम्स ओनली। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा हम बायोटेक का इस्तेमाल मेडिसिन में हम कर ही रहे हैं, फार्मास्यूटिकल मैंने लिख ही दिया है उधर। तो ये कुछ बेसिक डिजीज ट्रीटमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा एक और आता है हमारा कि डिजाइनर बेबीज बनाने के लिए भी काफी सारे लोग आजकल बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ब्लू आई कलर हो, ठीक है, स्किन कलर जो है वो कुछ पर्टिकुलर हो, हेयर कलर जो है वो कुछ पर्टिकुलर हो, डिमांडेड ऐसा चाइल्ड होना चाहिए, वैसे करके भी लोग काफी ज्यादा बायोटेक का इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। किसमें? डिजाइनर बेबीज फॉर्म करने में। डिजाइनर बेबीज टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है वो बनाना भी बायोटेक्नोलॉजी का ही इम्प्लीमेंटेशन है, यूज है, ठीक है, जिसको हम IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसे करके देखें तो बच्चों बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के, और विभिन्न टाइप के फील्ड्स ऐसे हैं जहां पर बायोटेक का इम्प्लीमेंटेशन या यूज मांगता है, ठीक है। अब लेकिन हमने ये देखा कि बायोटेक का सबसे ज्यादा मेन इस्तेमाल जो होता है, मैंने कहा था कैटलिस्ट बनाने में होता है, ठीक है। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फील्ड इज फॉर्मेशन ऑफ अ गुड एंजाइम, और इसी के कारण से critical research area of biotechnology will be formation of a very good enzyme, ठीक है। we need to extract the enzyme in the purest possible form, okay, and we need to actually take care of all the environment also, जहां पर वो इस्तेमाल करेंगे एंजाइम का, वो एनवायरमेंट को भी हमें उस इस्तेमाल के लिए suitable बनाना है, ठीक है। कि हमने कोई एंजाइम बायोटेक से बनवा तो दिया, पर जिस एनवायरमेंट में हम उसको यूज करवाने वाले वो एनवायरमेंट भी सुटेबल हो, एंजाइम उसमें अच्छा एक्शन दे पाए, ये सूटेबिलिटी भी हम बायोटेक के हेल्प से ले लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट हम फॉर्म कर देते हैं बायोटेक से, फॉर्मेशन इज अ कंपैरेटिवली इजियर स्टेप, बट ऑब्टेनिंग दैट प्रोडक्ट, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, उस प्रोडक्ट को खराब होने से बचाना, उस प्रोडक्ट को किसी फॉर्मुलेशन का रूप दे पाना, उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट में खराब नहीं हो, डिग्रेड नहीं हो, इसे बचा के रखना, ये सारे काम भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल रिसर्च एरियाज में आते हैं। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हम बोलते हैं बायोटेक के लिए, क्या होते हैं वो? 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, सबसे पहला है synthesis and obtaining of enzymes in the purest possible form. ये एक रिसर्च एरिया है। सेकंड, अच्छा एंजाइम्स के कैटलिस्ट बोल रहे हैं बच्चों, बायो कैटलिस्ट। दूसरा रिसर्च एरिया है हमारे पास में क्रिएटिंग अ suitable environment for the enzyme to act. इस एंजाइम के एक्ट करने के लिए हमें एक suitable environment प्रोवाइड करना है। और तीसरा जो हम काम करने वाले हैं वो है डाउन स्ट्रीमिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, टू फैसिलिटेट the formulation, transport
स्टोरेज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकली ऑब्टेन प्रोडक्ट, मतलब ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी के। फिर इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या क्या है, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी applications in agricultural research। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च की बच्चों, तो एग्रीकल्चर से ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिक वैल्यू भी कैरी करेंगे ऑफ कोर्स। एंड नेचर ने हमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, उनमें भी हम थोड़ा एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं ह्यूमन स्पीशीज के लिए, सो दैट हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी इनहांस हो जाए एंड उनका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, राइट। तो इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प लेंगे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो तो डेफिनेट सी बात है कि डीएनए के अंदर ही छुपी हुई है, और अगर हम जीनोम के साथ छेड़खानी करते हैं तभी जाके कोई प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली चेंज रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल रिसर्च हमने किया, उसके लिए हम पहले थोड़ी सी बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तब फूड क्रॉप इनहांस करने के लिए मतलब जैसे हमारा इंडिया जो है वो फ्री हो गया था, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर चुके थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद में इंडिया में ट्रेमेंडस चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया, और वो चेंज कैसा चेंज है कि पॉपुलेशन का रेट बहुत फास्ट रेट पर इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन का रेट इंक्रीज जिस हिसाब से हो रहा था वो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ठीक है। दैट इज मतलब हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, 2 to the 4 to the 8 to the 16 लाइक दैट, इतना फास्ट रेट पे पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो इंक्रीज हमारे पॉपुलेशन में जिस रेट पे हो रहा है उस हिसाब से फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो फूड रिसोर्सेज को भी हमें बढ़ाना पड़ा, और इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि हेल्प हमें मिला कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने जो एडिबल क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इनका प्रोडक्शन एनहांस किया, और इससे हमने ट्रिपलिंग की फूड रिसोर्सेज की, 3 गुना बढ़ा दिए फूड रिसोर्सेज, ठीक है। 3 गुना फूड रिसोर्सेज बढ़ाने के बाद में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, और 3 टाइम्स इंक्रीज करना फूड रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत हेल्प दे सकता है इस चीज के लिए, पर बहुत ज्यादा हेल्प नहीं, और भी ज्यादा हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इनहांस करने के लिए और डिफरेंट टेक्निक्स अडैप्ट करने पड़े होंगे, ठीक है। तो अब ये बात समझिए आप लोग कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो फार्मर्स है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब उन लोगों के पास में ही है कि हमें फूड रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है एनी हाउ, और किस तरीके से हम खेती करें, किस तरीके से क्या चीजें हम उगाएं कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर फूड क्रॉप्स की कोई कमी नहीं पड़े, ठीक है। तो उन्होंने 3 मेन एरियाज पे फोकस किया। एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ाने के लिए जो 3 मेन चीजों पे फोकस किया गया था वो था, सबसे पहले तो किया उन्होंने एग्रोकेमिकल बेस्ड क्रॉपिंग, ठीक है, या फार्मिंग। एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग या एग्रोकेमिकल बेस्ड क्रॉपिंग जो है, इसके अंदर काफी सारे ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया गया जैसे कि स्प्रेज हो गई, डीडीटी, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल्स का स्प्रे करके हमने क्या किया, फूड को क्रॉप को एनहांस किया। क्यों? क्योंकि जब हम फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, तब वो सारे क्रॉप्स
दे कैन बी प्रोन टू अटैक बाय डिफरेंट इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट उस पर अटैक कर सकते हैं, पेस्ट उस पर अटैक कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि वो पेस्ट वगैरह उस पर अटैक नहीं करें, इसलिए हम स्प्रे से उनको दूर रखते हैं। स्प्रेज ऑफ मेनी केमिकल्स। नाउ एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा चैलेंज आया था पुअर फार्मर्स के लिए। उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास फाइनेंसेस इतने नहीं थे कि वो उस चीज को अफोर्ड कर सके, और उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था क्रॉपिंग या फार्मिंग करना। पर ऑन द अदर हैंड एक और बात है कि काफी सारे फार्मर्स उसको आराम से अफोर्ड भी कर पा रहे थे, पर फिर भी वो फार्मर्स जो हैं समवेयर देवर we can say aware about what kind of health risk this kind of farming can give to anyone who is going to eat this crop। ठीक है, जो भी व्यक्ति क्रॉप खाएगा उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ हजार्ड आ सकते हैं, हेल्थ रिस्क आ सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, बीमारियां हो सकती है, 25 तरीके की चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो पहली बात तो महंगी पड़ रही थी, और दूसरी बात ये भी है कि वो काफी सारे फार्मर्स के लिए अप्रोचेबल भी नहीं थी। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज में मेनली इस्तेमाल हुआ है जिन चीजों का, वो थे केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसने प्रॉब्लम क्या दी और इसका फायदा क्या हुआ। तो इससे बेनिफिट लिख देती हूं मैं यहां पर। इससे बेनिफिट हुआ इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, पर इससे नुकसान क्या हुआ? इससे जो नुकसान हुआ है वो वी कैन से बेनिफिट की जगह कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स लिख रहे हैं ना अपन, तो रिस्क, हेल्थ इश्यूज आ सकते थे, इससे आए भी हैं काफी सारे हेल्थ इश्यूज। ठीक है, पीपल वर अफ्रेड ऑफ ईटिंग सच क्रॉप्स। ठीक है, जिसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़काव हो चुका है, इंसेक्टिसाइड छिड़काव हो चुका है। और क्या रिस्क आया होगा? ये नॉट अफोर्डेबल फॉर पुअर फार्मर्स, उनके लिए बहुत मुश्किल था इसे अफोर्ड करना, केमिकल्स बहुत महंगे हैं। और एक बात और आई होगी कि अगर किसी इंसान ने इतने महंगे वेजिटेबल्स खरीदे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसके पास बहुत पैसा होगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे महंगे छिड़काव के बाद जब ये मार्केट में निकलती होंगी सब्जियां, तब ये बहुत महंगे रेट पे बिकती होंगी, क्रॉप्स बहुत महंगे रेट पे बिकती होंगी, और इसके कारण से सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट। ठीक है, एंड इसके कारण से ये सभी लोगों के बजट में नहीं आ रही होगी। तो ये एक तरीके से इन्होंने एग्रीकल्चरल रिसर्च में पहले बिना बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से केमिकल के थ्रू ही फूड को इंक्रीज करने की ट्राई की। और सेकेंड तरीका क्या है? अब हमने बोला यार इतने सारी आपने जो चीजें बताई है मैम अभी, ये सारी चीजों में से हमने देखा कि केमिकल एग्रोकेमिकल बेस्ड क्रॉपिंग करी थी, और मेन प्रॉब्लम जो आ रही थी वो आ रही थी हेल्थ इश्यूज की। इस कारण से लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, लोग ऐसी चीजें नहीं खाना चाहते, तो अब हम क्या करेंगे, हम उनके लिए कर देंगे सेकेंड तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे अगर, तो शायद से लोगों को पता होगा कि ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीजों का हम हेल्प लेते हैं। ये देखो खाद वगैरह। ठीक है, तो जो ये हम मैन्योर्स, बायो मैन्योर्स बना के डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट, कॉम्पोस्ट, ये सब के थ्रू किसी चीज का न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस करना और क्रॉपिंग बढ़ाना, ठीक है, और यील्ड बढ़ाना, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। पर एक बात यह है बच्चों की ऑर्गेनिक फार्मिंग भी महंगी तो पड़ती है, और इससे इतना ज्यादा यील्ड अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत ज्यादा अच्छी यील्ड नहीं होती है, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है ये, पर बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, पर फिर भी सेफ था, तो इसीलिए यूज ऑफ बायो मैन्योर
बायो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जैसे कि नीम हो गया, नीम का छिड़काव कर दिया पानी में डाल के, ठीक है, ऐसी चीजों का छिड़काव करने से बचा रहे थे वो इंसेक्ट के अटैक से प्लांट्स को. सो बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स लाइक दैट एटसेट्रा. ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें जो बेनिफिट हुआ वो क्या हो सकता है? दैट नो हेल्थ रिस्क एंड बड़े सेफ हो गए क्रॉप्स. ठीक है, नो एनवायरमेंट पोल्यूशन. पहले वाले केस में एनवायरमेंट भी पोल्यूट हो रहा होगा, इतने सारे केमिकल्स हैं, सब सॉइल में मिलके पानी के सोर्स तक जाते होंगे, पानी को कंटामिनेट करते होंगे और सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन कॉज करते होंगे. यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है. ठीक है, तो नो हेल्थ रिस्क है एंड नो एनवायरमेंट पोल्यूशन. इंस्टेड फायदा ही हो रहा है एनवायरमेंट को. ठीक है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या आए होंगे? ठीक है, सो हम बोल सकते हैं यहां पर प्रॉब्लम्स क्रॉप प्रोडक्शन cannot be further increased. बहुत ज्यादा इंक्रीज हम नहीं कर सकते हैं इससे. ठीक है, तो बच्चों यहां तक की बात में हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल्स के इस्तेमाल से फार्मर्स ने पहले ट्राई की कि वो किसी तरीके से यील्ड बढ़ाएं, पर उनसे नहीं हो पा रहा था इतना अच्छे तरीके से. तो थर्ड तरीका जो सामने हमारे पास में आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने क्या किया होगा. ठीक है, तो थर्ड इज बायो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इन एग्रीकल्चर. हमने बायोटेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर दिया है एग्रीकल्चरल में, फील्ड में. ठीक है, और ऐसे प्लांट्स को या ऐसे क्रॉप्स को जिनको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं, हम उन क्रॉप्स को क्या बोलेंगे? वी विल टेल दीज क्रॉप्स एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अच्छा, अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जो हमारे जीएमसी हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये क्या क्या वैल्यू कैरी करते होंगे. ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स इसमें समझाती हूँ. पहली बात तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनवा रहे हैं, उसका हमारा प्रोस्पेक्टिव ये है कि हम एक सेटिस्फैक्शन नहीं, हम चाहते हैं मल्टीपल तरीके से हमारे को ये क्रॉप सेटिस्फाई कर सके. सो जीएमसी जो है इसके बेनिफिट्स देखते हैं. पहली बात तो ये जो प्लांट्स बनाती है वो प्लांट्स जो हैं वो एक लेसर फर्टाइल सॉइल में भी आराम से उग सकते हैं. उन्हें बहुत ज्यादा सॉइल फर्टाइल होगी तभी जाके उग पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव एंड इजिली एबल टू टेक इन न्यूट्रिशन और वी कैन से मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. आराम से ले सकते हैं वो. ठीक है, सो जीएमसी क्रॉप्स में क्या हो जाएगा? दैट the crops can be sown in poor fertility soil. क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया इनका enhanced मिनरल अपटेक. इनका मिनरल अपटेक करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया. एनहांस मिनरल अपटेक. ठीक है, कम या पुअर फर्टिलिटी की सॉइल से भी ये प्लांट्स जीएमसीज आराम से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है ये सारे के सारे जो क्रॉप्स रहने वाले हैं जीएमसीज, दे विल बी ए बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट. इसका मतलब है कि जब बारिश आ जाती है या बहुत धूप आ जाती है, ए बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट क्रॉप्स हमने बनाए जो कि गर्मी, ठंड, बारिश इनसे अफेक्ट नहीं हो इजीली. ठीक है, तो कैन टॉलरेट
एडवर्स एनवायरमेंट, खराब से खराब एनवायरमेंट को भी ये टॉलरेट कर सके, ऐसे ये क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में क्या करा हमने, फिर हमने थर्ड जीएमसी क्रॉप्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने पे हमने फोकस किया। इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ, लंबे समय तक स्टोर हो सके, ठीक है, तो विल नॉट पेरिश, खराब नहीं होंगे ये प्रोडक्ट्स, ठीक है, और वी कैन से डिलेड डिग्रेडेशन, खराब होंगे तो देर से होंगे, जल्दी नहीं होंगे। ये भी एक काम हमने किया जीएमसी क्रॉप्स के थ्रू। चौथा हमने क्या किया, हमने किया इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे कि कोई भी प्लांट हमने बनाया, मान लेते हैं कि हमने ब्रासिका जो मतलब राई वाइल्ड मस्टर्ड होता है, वाइल्ड मस्टर्ड की एक वैरायटी से हमने विटामिन ए रिच कंपाउंड्स बना लिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम राइस के अंदर वो विटामिन ए वाला जीन इंट्रोड्यूस करके राइस को विटामिन ए रिच बना सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा गोल्डन राइस, एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। एक और हमने काम क्या करवाया जीएमसी क्रॉप्स के थ्रू, दैट इज इंक्रीज्ड टेस्ट वैल्यू, मतलब कि टेस्ट एनहांसमेंट करवा दिया। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टमाटो के अंदर जो टेस्ट आता है टमाटो का, वो टेस्ट नॉर्मली पहले नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो में नहीं आता था, क्योंकि ये टमाटो के अंदर कच्चापन थोड़े ज्यादा समय तक लास्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो डिसॉल्व्ड सल्यूट्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ज्यादा खट्टा मीठा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम काफी सारे और चीजें कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के थ्रू हम मेडिसिनल कंपाउंड्स भी सिंथेसाइज करवा सकते हैं। तो मैं यहां लिख देती हूं उसे, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। तो अप टू दिस मच will be coming under the different applications of the genetically modified crops which we can see, ठीक है। सो ये आपके इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर बनवाते हैं तो हमारा ज्यादा फायदा है। अब मैंने कहा यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हमने बनवाए, ये लिखा हमने कि नहीं, यहाँ पर लिखना रह गया। हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं इधर बच्चों, विच विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो अगर हम देखें तो कितने सारे हमने इसे यूज ले लिए हैं जीएमसी से, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास में कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का। सो वी विल बी कमिंग अक्रॉस एन एग्जाम्पल विच इज बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी ब्रिंजल, बीटी टमाटो, बीटी सोयाबीन, बहुत सारे बीटी होते हैं। ये बीटी क्या चीज है इसको समझते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पहले बेसिकली समझेंगे, उसके बाद में आप लोग को डिटेल में इसको लिख के बता दूंगी डायग्राम के थ्रू। तो देखो काफी सारे ऐसे प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसके ऊपर इंसेक्ट्स जाके बैठते हैं और उनके लीव्स को डैमेज करते, लीव्स खा जाते हैं, कई बार दूसरे प्रोडक्ट्स खा जाते हैं, जैसे कि फ्रूट खा जाते हैं, वेजिटेबल्स खा जाते हैं। देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स जो कि इस प्रकार से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स। नाउ कई सारे आप लोगों ने ऐसे भी पौधे देखे होंगे बच्चों जिसके ऊपर जाके नेचुरली कोई भी इंसेक्ट बैठता ही नहीं, ठीक है। कोई भी इंसेक्ट उनके ऊपर जाके बैठना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि प्रोबेबल चांसेस ये है कि शायद से वो प्लांट्स उस इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक हो जाए। कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको गाय नहीं खाती, जिन्हें बकरी नहीं खाती, क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर काफी सारे टॉक्सिन्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू अगर बाय एनी चांस किसी ऑर्गेनिज्म ने उसे इंजेस्ट कर लिया तो वो उसके लिए डेंजरस साबित हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही कुछ एक पत्ते ऐसे होते हैं, कुछ एक नॉर्मली एग्जिस्टिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स के ऊपर लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं काफी सारे बैक्टीरियाज। मान लो कि ये लीफ है, अब इस लीफ के ऊपर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन होंगे तो काफी सारे बैक्टीरियाज इस लीफ के ऊपर प्रेजेंट है।
there are so many minute bacteria present on this leaf which we are not able to see. ठीक है, so of course if I am not able to see this, how are the insects able to see that? Because उनका विजन तो हमारे जितना अच्छा भी नहीं होता. ठीक है, तो इंसेक्ट्स भी इन बैक्टीरियाज को नहीं देख पाते जो कि पत्तियों के ऊपर बैठते हैं. ये पत्तियों के ऊपर बैठने वाले बैक्टीरिया जो हैं ये इस प्लांट की हेल्प कर रहे हैं इंसेक्ट से इसे बचाने के लिए. अब क्या होता है, मान लेते हैं कि पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम पे कोई भी बटरफ्लाई या कोई भी प्लांट के ऊपर अटैक करने वाला ऑर्गेनिज्म आया और वो उसके ऊपर लीफ के ऊपर बैठ गया. ठीक है, और उसने इस प्लांट के लीफ को खा गया और लीफ जो है वो ऐसी कुछ हो गई. देखो ठीक है, कुछ इस तरीके से लीफ टूट फूट गई, लीफ के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए. ऐसी लीफ उन्होंने कर दी खा के. थोड़ी देर बाद क्या हुआ बच्चों, ये इंसेक्ट जो है ये ऐसे तो खुश होना चाहिए था, पर ये इंसेक्ट जो है, दिस इंसेक्ट नाउ डाइज, मर गया. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोच के बताओ. हम अगर हमारी खुद की बात करें तो मान लेते हैं कि हम कहीं पे खाना खाने के लिए गए हैं, किसी बच्चे ने कुछ डिश खाई और खाने के बाद में उसे वॉमिटिंग होने लगी एकदम से और आपने इसे नोटिस कर लिया, तो क्या आप वो डिश खाने जाएंगे? क्या आपकी कोई भी फैमिली मेंबर्स वो डिश खाने जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हम स्पीशीज, सेम स्पीशीज वाले ऑर्गेनिज्म बिहेवियर को समझ पाते हैं एक दूसरे के, और हम ये समझ पाए हैं कि जो फूड उसने खाया है उसमें डेफिनेटली कुछ टॉक्सिक था, तभी जाके इसका ऐसा हाल हुआ है, तो हमें वो नहीं खाना है. राइट, सेम बात है. बटरफ्लाई जब मर जाएगी तो आसपास में जो बटरफ्लाईज हैं जो इस प्लांट के ऊपर आके खाना खा सकती थी, इस प्लांट के थ्रू कुछ एक्सट्रैक्ट्स ले सकती थी, वो बटरफ्लाईज डर जाएंगे कि इस पौधे पे बैठने के बाद में इस बटरफ्लाई की मौत हो गई है तो हमें इसके ऊपर जाके नहीं बैठना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है इन सेम स्पीशीज के मेंबर्स में. हमने ऐसे नोटिस कर लिया, ह्यूमंस ने ऐसा नोटिस कर लिया कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास जाके कभी भी बटरफ्लाईज नहीं बैठती, कभी हनी बी नहीं बैठती, कभी कोई इंसेक्ट उसे खाता नहीं, कभी कोई भी इंसेक्ट उसे खाता ही नहीं. तो हमें ये मालूम पड़ गया कि ऐसे कुछ पौधे एग्जिस्ट करते हैं. तो हमने जब पता लगाया तो हमें मालूम पड़ा कि इन पौधों के ऊपर कुछ बैक्टीरियाज बैठते हैं और उन बैक्टीरियाज का नाम होता है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस. ठीक है, क्या नाम होता है? बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस. ठीक है, अब ये वाला जो बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस बैक्टीरिया है, इसके कारण से ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, तो इस बैक्टीरिया में क्या है हमें ये पता लगाना चाहिए. ठीक है, तो इस बैक्टीरिया जो है बच्चों, इस बैक्टीरिया के पास में कुछ एबिलिटी होती है कि ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स बना सकता है, जो प्रोटीन्स जो है इसके बॉडी में जब तक रहते हैं तब वो प्रोटीन्स रहते हैं नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में. इनएक्टिव प्रोटीन्स. ठीक है, ये प्रोटीन्स जो है, ये इनएक्टिव प्रोटीन्स जो है, इनको हम बोलते हैं बीटी प्रोटीन्स. लेकिन ये प्रोटीन तो टॉक्सिक नेचर का होता है, तो हम इसे बोल देते हैं बीटी टॉक्सिन. लेकिन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? अभी इनएक्टिव फॉर्म में है. कब तक? जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है. और इसको एनकोड जिस जीन ने किया होगा, उस जीन का क्या नाम होता है? उस जीन को हम बोलते हैं क्राई जीन. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मान लेते हैं कि इतना पोर्शन जो था इसको हमने क्या दिया? क्राई जीन था. ये क्राई जीन क्यों बोलते हैं? क्या ये जीन रोता है? ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, क्राई जीन जो है ये रुलाता है. क्रिस्टलाइजेबल जीन नाम है इसका. ये जीन क्या है? क्रिस्टलाइजेबल जीन है. क्रिस्टलाइजेबल जीन जो होते हैं, ये जीन्स बैक्टीरिया के अंदर जब तक रहते हैं तब तक इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. लेकिन जैसे ही किसी इंसेक्ट ने इन्हें खा लिया और पत्ती के साथ साथ में बैक्टीरिया भी उसका खाना बन गया था, तो ये अब इसके बॉडी में जाने के बाद में क्या करेगा? इसके बॉडी में जाने के बाद में क्या करेगा?
इसके गट के अंदर ये रहेगा और टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको मार देगा। अब इसको मारने की प्रोसेस की बेसिक बेसिक बात तो हमें समझ में आ गई, तो हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो, तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा इमेज लेके आई थी समझाने के लिए, ये रहा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कोई भी लार्वल फॉर्म, कोई भी इंसेक्ट फॉर्म जो है वो किसी लीफ पे आया और उसने लीफ को खा लिया। लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट है। ये स्पोर जो होते हैं ये ऐसे स्पोर्स हैं जिनसे कि बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। तो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पर, एंड इसके साथ में जब इसने इसे खा लिया तब क्या हुआ, इन द लार्वल मिडगट, लार्वा के इंटेस्टाइन मिडगट में पहुंचते समय प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन रिलीज क्राई टॉक्सिन्स व्हिच बाइंड टू एपिथेलियल रिसेप्टर्स। ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन्स थे ये अब कन्वर्ट हो गए हैं एक्टिव बीटी टॉक्सिन या क्राई टॉक्सिन में। क्राई क्यों बोल रहे हैं, क्राई जीन से बना है ना ये, इसलिए इसको क्राई टॉक्सिन लिख दिया इन्होंने यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि क्राई जीन होता है और उससे बनता है बीटी टॉक्सिन, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं इस टॉक्सिन ने क्या करा। अब ये टॉक्सिन जो है इसके मिडगट के एपिथेलियम पे जाके कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर गया। तो हमें यहां दिख रहा है ये क्या हो रहा है, टॉक्सिन बाइंड्स टू एपिथेलियम ऑफ गट, ठीक है। अगर ऐसा हुआ बच्चों तो क्या देख पा रहे हैं हम कि ये सेल जो है ये रप्चर हो गया, ये सेल टूट गया इसके बाइंड करने से, तो सेल का लाइसिस हो गया, सेल इज गेटिंग लाइज्ड। और लाइसिस के बाद में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्योंकि ये सेल हट जाएगा तो यहाँ पर तो पोर क्रिएट हो गया एक तरीके से। अब जब पोर क्रिएट हो गया तो आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड फ्लूइड जाने लग जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये एक कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर जो होता है उसका इधर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, इधर इसका गट का ल्यूमेन प्रेजेंट है, फूड यहाँ पर रहना चाहिए था। इस तरफ क्या होना चाहिए था, इस तरफ हीमो सील है और उसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ होगा, फिल्ड विथ हीमोलिम्फ, हीमोसील फिल्ड विथ हीमोलिम्फ, ठीक है। तो हीमोलिम्फ भरा हुआ है, तो अब क्या सीन होने वाला है, अब इनके इंटेस्टाइन का जो भी कंटेंट है सारे का सारा वो हीमोलिम्फ में आने लग जाएगा, ठीक है। और हीमोलिम्फ का कंटेंट हीमोसील में जाने चालू हो जाएगा क्योंकि रास्ता रुका हुआ नहीं है, बोथ वे एक्सचेंज विल बी पॉसिबल हियर, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, इसके कारण से हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जो ये हमारा मतलब कैटरपिलर है ये कितना ही खाना खा ले इसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं लगेगा, प्लस इसकी बॉडी के अंदर इंटरनली ब्रेकडाउन हो चुका है टिश्यूज का, तो थोड़ी देर बाद में इसकी डेथ हो जाएगी। तो दिस कैटरपिलर और द लार्वा और एनी इंसेक्ट डाइज ड्यू टू स्टारवेशन, ये भूखा मर जाएगा, ठीक है, डाइज ड्यू टू स्टारवेशन, भूख से मर जाएगा। और इस तरीके से इसकी डेथ हो जाती है। हमें क्या मालूम पड़ा इससे, हमें मालूम पड़ा कि नेचुरली नेचर में ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। हम क्या कर सकते हैं, इस मैकेनिज्म का फायदा उठा सकते हैं और हम काफी सारे प्लांट्स के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स नेचुरली भेज सकते हैं। जैसे ही प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठेगा, भले ही उसमें बैक्टीरिया नहीं हो लेकिन उसमें ये टॉक्सिन बनना चाहिए। अगर उसने इसकी पत्ती या इसके किसी भी वेजिटेबल को खाया तो वो टॉक्सिन उसके बॉडी में चले जाना चाहिए और जाते ही क्या करना चाहिए, उस इंसेक्ट को मार देना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों की हमारे पास में काफी अच्छे इंसेक्ट फ्री प्लांट्स बन पाएंगे। तो अब ये वाला इमेज देखो, ये इमेज जो आपको मैं दिखा रही हूँ उसमें आप लोगों को कुछ बॉल वॉर्म्स दिखा रही हूँ। तो ये कॉटन बड है, कॉटन रुई निकलने वाला जो बड है उसमें आप देखो अमेरिकन बॉल वॉर्म, ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हमें इसके नाम याद नहीं करने, पिंक बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म। हम क्या देख पा रहे हैं कि ये रुई के जो कच्ची बड होती है जिसमें से कॉटन निकलता है उसी के अंदर जाके छेद कर देता है। अगर ऐसा करेगा तो उस कॉटन की ईल्ड अफेक्ट होगी ऑफ कोर्स,
एंड कॉटन की ईल्ड अफेक्ट होगी तो कॉटन ठीक से नहीं बन पाएगा। हमने जो बीटी जीन इंट्रोड्यूस किया कॉटन में, उसके बाद से कॉटन ऐसी बनती है, ये बीटी कॉटन है, समझ आ गया। तो अगर हम वो बीटी जीन जो भी हमने पढ़ा इतनी देर तक, उसको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं किसी कॉटन के प्लांट के सेल में, और कॉटन के प्लांट के सारे सेल्स में वो जीन रहे अगर, तो कोई भी इंसेक्ट अगर उस पर खाएगा तो वो इंसेक्ट मर जाएगा और कॉटन को अफेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। सो दिस इज बीटी कॉटन, बीटी जीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बीटी तो जीन नहीं, बीटी टॉक्सिन होता है, क्राइजीन बोलेंगे, क्राइजीन, ठीक है, जो कि क्या एनकोड करते हैं, बीटी टॉक्सिन एनकोड करते हैं, वर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन सेल, ठीक है, कल्चर किए थे हमने, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया टू मेक बीटी कॉटन विच इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो बच्चों कितने सारे टाइप के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते होंगे ना जो कि प्लांट्स पे अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। वैसे कुछ एक और ऐसे हम ऑर्डर्स के नाम याद रख लेते हैं जो कि ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि जनरली प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स राइट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द ऑर्डर्स। जैसे क्या था हमारे पास में, एक लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, लेपिडोप्टेरा, ठीक है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर हमारे पास में आते हैं कॉटन बॉलवॉर्म, आर्मी बडवॉर्म, ये सब आते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में सिलोप्टेरा ऑर्डर, सिलोप्टेरा ऑर्डर के अंदर हमारे पास में आते हैं बीटल्स जो कि प्लांट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है डिप्टेरा ऑर्डर, इसके अंदर आते हैं आपके फ्लाइज, मस्कीटोज जो कि प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक ऑर्डर्स होते हैं जो कि मेनली प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स के यील्ड्स को अफेक्ट करते हैं। उन ऑर्डर्स के टारगेटेड क्राइजीन्स जो है वो हमने आइडेंटिफाई किए और हमने वही क्राइजीन्स प्लांट के सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि प्लांट हमारा रेजिस्टेंट बन जाए टुवर्ड्स दोज इंसेक्ट, स्पेसिफिकली क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, और एक और आता है हमारा क्राई 1 AB, ठीक है। तो ये आता है हमारे कॉटन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट, जो हमें जीन इंट्रोड्यूस करने होते हैं वो होते हैं क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, और अगर हमें कॉर्न बोरर के अगेंस्ट जीन्स इंसर्ट करने होते हैं तो वो होता है क्राई 1 AB। तो दिस इज ऑल अबाउट द बीटी कॉन्सेप्ट, कैसे बीटी प्लांट्स हम बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ कॉटन ही बीटी नहीं होता है बच्चों, काफी सारे और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बीटी जीन वाले हैं, जिसमें हमने बीटी जीन इंट्रोड्यूस किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजिकली। लाइक दिस यू ऑल कैन सी, दिस इज बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल्स विल बी इंसेक्ट फ्री ब्रिंजल्स, ठीक है। और पहले के टाइम पे जो नेचुरली ब्रिंजल्स आते थे उसमें बहुत ज्यादा इंसेक्ट की प्रेजेंस देखने मिलती थी, पर अभी बीटी ब्रिंजल्स जो हैं दे आर, वी कैन से विथ लीस्ट इंसेक्ट इन्वेजन। ऑल्सो वी कैन सी बीटी कॉटन के अलावा बीटी ब्रिंजल वी हैव सीन बीटी टमाटो, जिसमें हम टमाटो के अंदर भी बीटी जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि क्या हो सके, उसमें इंसेक्ट का अटैक नहीं हो सके। गोल्डन राइस में भी है, GM मेज है, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन, लाइक दैट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिन प्लांट्स में हमने बीटी जीन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। दिस वाज वन ऑफ दी वी कैन से प्रोसेस, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी। अब एक और प्रोसेस हमारे सामने आती है, वो होती है RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस में क्या है देखते हैं। RNAi, it is basically a mode of gene silencing टेक्निक है, ठीक है। अब देखो, इसको समझना सभी लोगों को, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है। तो RNA इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो पहले हम समझते हैं इसके अंदर
होता क्या है मैकेनिज्म, फिर हमने इसमें कौन से प्लांट में इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो बेसिक सा मैकेनिज्म समझाती हूँ। अगर हम हमारी बात करें, हम यूकैरियोटिक किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक अमीबा ही क्यों ना हो, यूकैरियोट जितने भी प्रेजेंट हैं इस अर्थ पे, उन सभी के बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एग्जिस्ट नहीं करता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जिस्टेंस मेनली वायरसेस में देखने को मिल सकता है और किसी किसी प्रोकैरियोट में देखने को मिल सकता है, पर यूकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कैरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ मीन्स ऑफ डिफेंस। डिफेंस का क्या मतलब है, मीनिंग तुम्हारे को ऐसे पता चल जाता है, मान लो किसी भी चीज में ये चीज लगी हो तो ये नहीं खाना है, ये टॉक्सिक है, राइट। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये सिंबल लगा हुआ तो हम मानेंगे कि ये एनिमल क्रुएल्टी के थ्रू बना हुआ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही सिंबॉलिक क्या है, हमारी बॉडी के सारे सेल्स ये जानते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास तो नहीं होता, अगर आया तो बाहर से आया होगा, और बाहर से आया है तो तोड़ो इसे, ठीक है, इसे फटाफट तोड़ो, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में आके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग, अ बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं that double stranded RNA does not exist in any of the eukaryotic cell। और मान लो कि आ गया तो क्या होगा, अगर मान लो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया तो क्या होगा, तो उसके साथ ये होगा, इसे हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस में क्या क्या स्टेप्स आती हैं ये समझ लो आप लोग। आरएनए इंटरफेरेंस में जैसे ही किसी यूकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है, वैसे ही हम सभी यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स के पास में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है डाइसर। डाइसर बाइंड करेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे और उसको स्मॉलर आरएनए के यूनिट्स में तोड़ देता है, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए यूनिट्स, छोटे यूनिट्स में तोड़ देता है, siRNA। ठीक है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, इसमें तोड़ दिया। अब ये siRNA के साथ क्या होगा, अब ये जो siRNA है इसे अनबाउंड करेंगे हम। ठीक है, ये siRNA के जो दो टुकड़े हैं इसको अनबाउंड करेंगे, इसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे। the siRNA is unwound, the RNA induced silencing complex is formed then। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस siRNA को तोड़ देंगे और इससे एक RISC कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज RNA induced silencing कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स जाता है और जैसे मान लो कि जो भी इस आरएनए का यहाँ पर मतलब कोड होगा, लेट अस इमेजिन कि ये जो आरएनए है इसका कोड है, मान लेते हैं 5'। ठीक है, AUCCGCAU 3'। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये इसका कोड है इस इंटरफेरिंग यूनिट का, तो इंटरफेरिंग यूनिट का ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये जाके हमारे आरएनए के मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। दिस बाइंड्स टू द मैसेंजर आरएनए। अब मान लो कि उसे कॉम्प्लीमेंट्री वाला ऐसा मिल गया। ठीक है, अब हमारे आरएनए जो है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा प्रेजेंट था, जहां पर इसने बाइंड किया है ना, मान लेते हैं कि ये वाला जो आरएनए है इसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्रिटी बैठ रहा है इस इंटरफेरिंग आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड के साथ। तो मान लेते हैं कि ये 3' था, ऐसा था मान लेते हैं, तो ये जाके जुड़ जाएगा इसके साथ में। अगर जैसे ही ये जुड़ गया वैसे ही ये तोड़ देगा इस एमआरएनए को, यहां से एमआरएनए टूट जाएगा। अगर आपका एमआरएनए का इतना हिस्सा टूट गया तो आपके काफी सारे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा। जिस जगह पे ये बाइंड करा है वो प्रोटीन क्या करेगा, अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट हो जाएगा मतलब कि एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। अगर एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा इतना जीन जो है वो साइलेंस कर जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ऐसा कर रहा है ये किसमें, जिसमें डीएस आरएनए पाया जाएगा उसमें ऐसी आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म चालू हो जाएगी।
ठीक है, हमें मालूम पड़ गया कि इस तरीके से एक मैकेनिज्म होती है जिसमें जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, वैसे ही वो जाके किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है, साइलेंस कर देता है उस जीन को, क्योंकि वो आरएनए एमआरएनए के साथ बाइंड करता है और उसको वहां से क्लीव कर देता है, जिसके कारण से कुछ प्रोटीन्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, कुछ अमीनो एसिड्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड अवर आरएनए इंटरफेरेंस। अब हमने क्या किया, हमने आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया, अलग अलग जगह पर इसका यूज हमने देखा। कैसे, तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट हमने थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस nematode resistant tobacco plants were formed। ये बना दिया हमने। तो कुछ टबैको प्लांट्स हम सब जानते हैं कैसे दिखते हैं, ठीक है, तो टबैको प्लांट्स जो होता है, नहीं जानते हैं तो एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखा है उसका। तो टबैको प्लांट्स जो होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं, उस रूट्स के आसपास की मिट्टी में कुछ निमाटोड रहते हैं और उन निमाटोड्स का नाम होता है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। क्या नाम होता है, एक सेकेंड, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, ये नाम होता है। ठीक है, इट इन्फेस्ट रूट्स, ठीक है, ऑफ टबैको प्लांट, टबैको प्लांट के रूट को अफेक्ट करता है ये, ठीक है, एंड कॉजेस रूट नोड्यूल्स, रूट में गिठान गिठान बना देता है। ठीक है, मान लेते कि नॉर्मली रूट ऐसी दिखती है प्लांट की, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस रूट्स में ऐसे ट्यूमर्स बना देगा। अब ऐसे ट्यूमर्स बना दिए अगर, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस टबैको प्लांट के रूट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वाटर को अब्सॉर्ब करने में सक्षम है क्या? विल दे बी एबल टू अब्सॉर्ब वाटर? नो, वाटर का अब्सॉर्प्शन यहाँ पर नॉर्मली हो पा रहा था, पर इधर वाटर का अब्सॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल और इसके कारण से टबैको प्लांट विल डाई। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम टबैको प्लांट के अंदर कुछ ऐसा कर दें जिसके कारण से ये मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया जो है टबैको प्लांट के रूट को अफेक्ट करना बंद कर दे। तो टबैको की यील्ड क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि जुबान कैंसर ही बोलना भी जरूरी है ना इंडिया में, इसीलिए टबैको की यील्ड बहुत जरूरी है। टबैको बहुत इकोनॉमिक वैल्यू वाला प्लांट है, जैसे कि हम सबको दिख ही रहा होगा आजकल, तो पहले से दिख रहा है, अभी क्या, तो टबैको जो है वो बहुत ज्यादा हाई इकोनॉमिकल वैल्यू कैरी करता है एंड इसके कारण से हम नहीं चाहते कि उसकी यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। नहीं उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी, हम चाहते हैं कि उसकी यील्ड बहुत बढ़ जाए। क्यों चाहते हैं ऐसा? क्योंकि टबैको बहुत इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट है, ठीक है, भले ही उससे काफी लोग बीमार हो रहे हो, बट डज नॉट मैटर, पैसा बहुत देता है वो प्लांट। ठीक है, तो ये चीज है, इसके कारण से मेलोडीकाइनी इनकॉग्निशिया जो है इसको हमने टबैको पे इन्फेक्ट करने से रोका। कैसे रोका? आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू रोका। क्या किया होगा हमने, तो अब ये देखते हैं। मैंने ये जान लिया कि मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया को जिंदगी जीने के लिए कुछ जो जीन्स इंपॉर्टेंट हैं वो जीन्स मैंने टारगेट किए, पहले मैंने वो जीन्स ढूंढे। ये निमाटोड है बच्चों, ठीक है, इसी का नाम मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसे जीन्स ढूंढे, जीन्स आइडेंटिफाइड which are required for survival of melodygainy इनकॉग्निशिया। ये जीन्स ढूंढ लिए, इससे क्या बेनिफिट हुआ होगा?
जो हमने ये जीन्स ढूंढ लिए हैं, इससे हमारा ये बेनिफिट हुआ है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, हम मेलोडिगाइनी इनकॉग्निटा की कमजोरी समझ गए कि इसके लिए रिक्वायर्ड ये जीन्स हैं, ये प्रोटीन्स चाहिए होंगे इसको। तो हमने क्या किया, हम बहुत स्मार्ट है, हमने वो जीन्स जो है उस जीन्स के अकॉर्डेंस में हमने बाहर आर्टिफिशियली लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करवा दिया क्या चीज, mRNA स्ट्रैंड। और हमने सेंस एंड एंटी सेंस दोनों आरएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाए। ठीक है, आप सभी को आरएनए मालूम है और सेंस एंड एंटी सेंस प्रोबेबली मालूम होता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूं। आरएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है सेंस और एक होता है एंटी सेंस। सेंस स्ट्रैंड इज द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, mRNA। और ये स्ट्रैंड जो होता है, सेंस स्ट्रैंड जो होता है, यही बेसिकली जाके एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के साथ जाके बाइंड करता है और अमीनो एसिड्स को एनकोड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आरएनए का सेंस स्ट्रैंड भी हमने बनवाया, आरएनए का एंटी सेंस स्ट्रैंड भी हमने बनवा लिया। हमने दोनों को बनाने वाले जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया। क्या करा हमने, बेसिकली हमने यहां से डीएनए उठाया और चेक किया कि इस डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है। वो आरएनए जो है उसका हमने सेंस स्ट्रैंड बनवा लिया और हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड बनवाने वाला जीन भी बनवा लिया। मीनिंग अब मैं क्या कर रही हूं, जीन विच कैन सिंथेसाइज both RNA sense and antisense strands were made in laboratory, मतलब आर्टिफिशियली। तो पहले हमने निमाटोडा से जाना कि उसको कौन से जीन चाहिए होते हैं, फिर वो जीन्स हमने लिए, उन जीन्स से हमने आर्टिफिशियली लैबोरेटरी में सेंस स्ट्रैंड भी बना सके ऐसा जीन बना दिया, एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए भी बना सके ऐसा जीन बना लिया। ये दोनों जीन्स हमने बना लिए और ये दोनों जीन्स जो है हमने बनाने के बाद में क्या किया, प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, टबैको प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। तो टबैको प्लांट के पास में क्या क्या प्रेजेंट है, टबैको प्लांट के पास में अब प्रेजेंट है ऐसे दो जीन्स जो कि क्या क्या बना सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड भी बना सकते हैं एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए भी बना सकते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड्स बन जाएंगे बच्चों तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू ईच अदर, वो तो जुड़ जाएंगे। तो सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड जैसे सामने आएगा तो डीएस आरएनए बन जाएगा। मतलब कि निमाटोडा से उठाए हुए जो जीन्स थे उस जीन से हमने वो जीन्स बनवाए जो कि सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए बना सकते हैं और वो जीन्स को हमने प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। तो अब हमारा प्लांट सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जब ये दोनों रहेंगे, मतलब मान लो कि मैंने एक ऐसा बनवाया था, तो मैंने एक ऐसा भी बनवाया जो कि ये बना सके। अरे यार एक सेकंड रुको, तो दोनों बन सके ऐसा बनवाया मैंने। तो जैसे ही ये दोनों साथ में कांटेक्ट में आएंगे तब तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगी, इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा ना। वैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है किसके अंदर, बन रहा है हमारे प्लांट सेल में, टबैको प्लांट के सेल में, क्योंकि हमने उसके न्यूक्लियस में ऐसे जीन्स डाल दिए थे जो कि ये बना सके। अब यूकैरियोटिक सेल है तो डाइसर तो उसको क्लीव करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है। प्लांट सेल में ये डीएसआरएनए एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो डाइसर इसको तोड़ रहा है, इंटरेक्शन ऑफ डाइसर विद डीएसआरएनए हो रहा है और ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस बना रहा है। तो अभी प्लांट सेल में क्या क्या मौजूद हो सकता है, प्लांट सेल में या तो डबल स्टैंड आरएनए हो सकता है या फिर siRNA हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। किसी भी इंस्टेंस पे निमाटोड आके इस प्लांट सेल में से इस प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म खाने वाला है। ठीक है, जैसे ही उसने साइटोप्लाज्म खाया होगा वैसे ही उसके गट के थ्रू, उसके फैरिंग्स के थ्रू, उसके पास में फैरिंग्स होता है ना, निमाटोडा के पास अच्छा फैरिंग्स होता है, तो वो फैरिंग्स के थ्रू उसका सारा जो साइटोप्लाज्म है वो चला गया उसके गट में। गट में जब साइटोप्लाज्म गया तो या तो पॉसिबिलिटी है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए चला गया होगा या पॉसिबिलिटी है कि siRNA चला गया होगा, दोनों में से कुछ भी गया होगा। तो siRNA चला गया, अब ये siRNA जाएगा वहां पर, तब क्या होगा, ये भी एक यूकैरियोट है, इसके पास में siRNA आएगा
जैसे ही siRNA आएगा वैसे ही बॉडी क्या डिटेक्ट करेगी कि डबल स्ट्रैंड RNA आ गया, तो उसे तोड़ेगी, RISC कॉम्प्लेक्स बनाएगी और दोनों को अनजिप कर देगी और अब ये स्मॉल इंटरफेरिंग RNA बना देगी। अब अगर मान लो कि इसके साथ में जाके जुड़ गया, अभी तो ऑफकोर्स जुड़ेगा बिकॉज हमने तो जानबूझ के जीन के हिसाब का mRNA बनवाया था ना, तो ये जाके जुड़ेगा, ये जाके जुड़ेगा और ये इसके mRNA को तोड़ देगा। जब ये इसके mRNA को तोड़ देगा तो इसके काम के प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, ठीक है, तो प्रोटीन्स नॉट फॉर्मिंग जो कि इसके सर्वाइवल के लिए चाहिए थे और इस कारण से ये मर जाएगा, ठीक है। ऐसे एक दो मेलोडिकाइनी इनकॉग्निशा मर गए तो बाकी के सारे मेलोडिकाइनी इनकॉग्निशा टबैको प्लांट पे अफेक्ट करना, इन्फेक्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि ये खाने से हम मर सकते हैं, ठीक है। तो कितना ज्यादा लंबा प्रोसीजर है ना, पर बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है। इसके ऐसे करने से प्लांट सेल के ऊपर ही जाके अटैक ही नहीं करेंगे बिकॉज प्लांट सेल में इनके आरएनए को तोड़ने के लिए स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए यूनिट्स प्रेजेंट है अब, ठीक है। ऐसे ही हमने एक और काम किया है बच्चों, हमने एक टमाटो बनाया था, वो टमाटो को हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो। क्या बोलते हैं? फ्लेवर सेवर टमाटो। तो ये टमाटो कैसे बनाया हमने? प्लांट्स, टमाटो प्लांट्स जो होता है उनके अंदर एक जीन एग्जिस्ट करता है, उस जीन को बोलते हैं पॉलीगैलेक्टो यूरोनिडेज एंजाइम एनकोडिंग जीन, ठीक है। तो टमाटो प्लांट्स के पास में पॉलीगैलेक्टो यूरोनिडेज एंजाइम एनकोडिंग जीन होता है जिससे कि क्या बनता है एंजाइम? पॉलीगैलेक्टो यूरोनिडेज और ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम पेक्टिन को डिग्रेड करता है और पेक्टिन डिग्रेड होगा तो क्या होगा? टमाटो राइप फास्ट और इसके कारण से इट कैन पेरिश, खराब हो सकता है। तो हमने क्या किया? हमने पॉलीगैलेक्टो यूरोनिडेज बनवाने वाले एंजाइम जो है उसी को हमने साइलेंट कर दिया, ठीक है। तो हमने किसको साइलेंट कर दिया? अभी यहाँ पर हमने ये वाले एंजाइम को साइलेंट कर दिया है, ये वाले जीन को साइलेंट कर दिया। ये जीन साइलेंट हो जाएगा बच्चों तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम नहीं बनेगा बच्चों तो हमारा पेक्टिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, पेक्टिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो टमाटो जल्दी से राइप नहीं होगा और जल्दी से राइप नहीं होगा तो सड़ेगा नहीं और सड़ेगा नहीं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से हमने फ्लेवर सेवर टमाटो भी बनवा रखा है यूजिंग द आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस और साइलेंसिंग, ठीक है, जीन साइलेंसिंग। सो इफ दिस gene is silenced, tomato shelf life increases and undissolved solid content responsible for टैंगी टेस्ट ऑफ टमाटो, खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है, will last longer, hence flavor rich tomato हो जाएगा, ठीक है, hence it will be a flavor rich tomato. So this is how the small interference unit will work. This is how the RNA silencing mechanism will work. Now, when we come across what is the use of biotechnology in the field of medicinal research, we will come across many of the products which are made using biotechnology and they are having their implementation or impacts in the field of medicine. ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसुलिन जो होता है, the
we can say the hormone which is utilized for decreasing the blood sugar levels, which is naturally produced by the pancreas of the body, but in the people who are suffering from diabetes mellitus, जिन लोगों के अंदर डायबिटीज मेलिटस नाम का एक डिजीज होता है, उनकी बॉडी नेचुरली वो इंसुलिन कम बनाना चालू कर देती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसुलिन के लेवल्स नेग्लिजिबल के बराबर हो जाते हैं. For all such kind of people, they will be dependent on any external source of insulin. उन्हें कुछ मेडिसिनल फॉर्म में इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ेगा. ठीक है. Now, how are we able to make the insulin from any external source, since we know that it is naturally encoded by the gene which is going to be present in the cells of pancreas, and that pancreatic cells will be producing insulin naturally, right? मतलब हमें ये बात पता है कि हमारे बॉडी के अंदर मैमल्स के अंदर जीन प्रेजेंट होता है, और वो जीन जो है वही इंसुलिन एनकोड करता है. तो अगर किसी पर्सन को ऐसा कोई डिजीज हो जाता है जिसमें कि उसके पास नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन कम हो गया, तो हम वो बाहर से कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं, बल्कि दूसरे मेडिसिन का हेल्प लेके लोग जो है डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने की ट्राई करते हैं. ठीक है. पर वो एक लिमिट तक ये मैनेजेबल हो पाता है, उसके बाद में सारे के सारे मेडिसिन टॉलरेंस शो करना चालू कर देते हैं. इसका मतलब यह है कि जितने भी पेशेंट्स वो मेडिसिन ले रहे हैं अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, एक लिमिट ऐसा आएगा कि वो मेडिसिन का डोज ब्लड के शुगर को कम नहीं कर पाएगा, बिकॉज बॉडी ऑलरेडी उसके लिए टॉलरेंस शो कर देगी. ठीक है. बॉडी उस मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगी, और इसीलिए पर्सन को एक्सटर्नल इंसुलिन सोर्स देना बहुत जरूरी है. तो बच्चों, पहले के टाइम पे क्या करते थे कि बीफ और पॉर्क से इंसुलिन बनाया करते थे. ठीक है. मतलब कि कैटल्स जो है उनके पैनक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे, और पिग जो होता है उसके पैनक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे. और ऐसे एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो जो जस्ट न्यू बॉर्न काफ होते हैं, जस्ट न्यू बॉर्न पिग्स होते हैं, उनको स्लॉटर करते थे, उन्हें मार दिया जाता था टू एक्सट्रैक्ट द इंसुलिन आउट ऑफ द पैनक्रियास, which was definitely an unethical kind of thing which we were doing. ठीक है. लेकिन ये अनएथिकल तो था ही, पर ह्यूमन को बचाने के लिए, डायबिटीज मेलिटस ठीक करने के लिए इसका मेडिसिनल इस्तेमाल हुआ करता था. बट वी शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो कि हमारी बॉडी में जो पैनक्रियास से इंसुलिन बनता है, एग्जैक्टली वही इंसुलिन किसी भी और मैमल में नहीं बन सकता. That will be having some or the other variations, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ करता होगा, और वो जो डिफरेंस था वो किसी भी ह्यूमन के लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हमने किसी कैटल से या हमने किसी पिग से इंसुलिन लेके किसी डायबिटीज मेलिटस वाले पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो उसकी बॉडी में हो सकता है कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, एंड वो पर्सन जो है उसके लिए वो फैटल भी साबित हो सकता. ठीक है. तो इतने सारे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन सामने आने लगे कि उन इंसुलिन का इस्तेमाल करना जो है दैट बिकेम वेरी हजार्डस, वेरी रिस्की फॉर द ह्यूमन. ठीक है. तो हमें फिर कौन सा इंसुलिन चाहिए? हमें वो इंसुलिन चाहिए जो कि ह्यूमन की बॉडी से बनता है. ह्यूमन का जो जीन एनकोड करता है वैसा इंसुलिन हमें चाहिए. तो क्या हम उसे आर्टिफिशियली बना सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन एनकोडिंग जीन ले लेंगे, और ये जीन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे उन बैक्टीरियाज के अंदर जो कि हमारे होस्ट बैक्टीरियाज हैं, विथ द हेल्प ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड फिर वो बैक्टीरियाज हमें इंसुलिन बना के देने वाले हैं, एंड दैट इंसुलिन वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग सो दैट वी कैन यूज इट फॉर द ह्यूमन रेस हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस. ठीक है. तो ये आपका इंसुलिन का बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन बच्चों कुछ और नहीं है, एक्चुअली में क्या होता है, प्रो इंसुलिन, ये सब प्रिकर्सर्स होते हैं इंसुलिन के, इनसे इंसुलिन बनता है. ठीक है. तो प्रो इंसुलिन का पहले वाला फॉर्म है जो कि इनएक्टिव या लेस एक्टिव इंसुलिन है. ठीक है. और इसके अंदर 3 पेप्टाइड चेन्स होते हैं. ओके. ए, बी एंड सी पेप्टाइड चेन्स होते हैं. तो यहाँ पर सी पेप्टाइड स्ट्रेच जो है, ये सी पेप्टाइड स्ट्रेच एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड स्ट्रेच होता है
जिसको रिमूव करने से एक्टिव इंसुलिन बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंसुलिन एनकोडिंग जीन किसी ई कोलाई बैक्टीरिया में ले सकते हैं। 1 सेकेंड। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट वो बैक्टीरिया जो है हमें वो बना के देने वाला है पूरा इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल, बट बच्चों ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जब हमें इंसुलिन का एक्टिव फॉर्म चाहिए होता है तो हमने जस्ट अभी देखा कि हमें सी पेप्टाइड फ्री करना पड़ता है। तो जो बैक्टीरिया हमें एक्चुअली में बना के देने वाला है, अगर हमने उसमें पूरा इंसुलिन जीन डाल दिया तो वो हमें बना के दे देगा प्रो इंसुलिन, और हमारे लिए एक चैलेंजिंग जॉब हो जाएगी कि हमें वहां से सी पेप्टाइड को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो आपका सी पेप्टाइड है, इतने पोर्शन को आपको यहां से कट ऑफ करना पड़ेगा, विच विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, ऑल्सो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारे जो पॉर्क से ऑब्टेन्ड इंसुलिन है या जो बीफ से ऑब्टेन्ड इंसुलिन है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस इंड्यूस कर सकता है ह्यूमन बॉडी में जाने के ऊपर। सो आप लोग यहां देख सकते हैं कि पॉर्क का इंसुलिन और बीफ का जो इंसुलिन है, मतलब कि पिग का इंसुलिन एंड कैटल का इंसुलिन जो है वो कुछ अमीनो एसिड्स में डिफर करता है ह्यूमन इंसुलिन के कंपैरिजन में। इंस्टेड देखा जाए तो ज्यादा मैच करता हुआ पिग का इंसुलिन होता है ह्यूमन इंसुलिन के कंपैरिजन में, जो कि सिर्फ एक ही अमीनो एसिड से डिफर करता है, बल्कि जो कैटल्स का इंसुलिन होता है उसमें 3 अमीनो एसिड्स डिफरेंट होते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू द ह्यूमन इंसुलिन, इसलिए वो भी देना रिस्की है। तो फिर हमारे पास में बेस्ट क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास में बनेगी बच्चों, दैट विल बी कि हम ए चेन और बी चेन को सेपरेटली बनवाएं, अगर ऐसा हमारे लिए पॉसिबल होता है तो अलग अलग बैक्टीरियम में, और उसको बाद में एक्सट्रैक्ट करके फिर हम उन्हें ज्वाइन करवा दें। मतलब कि इंसुलिन का जो जीन है वो 3 पेप्टाइड चेन्स के लिए एनकोड करता है। इसका मतलब कि उसके पास में 3 सेगमेंट्स होते होंगे, इंसुलिन, ए जीन, बी जीन एंड सी जीन। हम क्या करने वाले हैं, वी डोंट वांट द सी स्ट्रेच, वी डोंट वांट द एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड एंड वी वांट टू रिमूव दैट आफ्टरवर्ड्स। तो हम ए एंड बी एनकोडिंग जीन को ही उठा लेंगे, और ए एनकोडिंग जीन को हमने एक बैक्टीरियम में आरडीएनए बना के भेज दिया, बी एनकोडिंग जीन को हमने दूसरे बैक्टीरियम में आरडीएनए बना के भेज दिया। जैसे कि हमारा प्लाज्मिड है, इसमें हमने इंसुलिन का ए चेन एनकोड करने वाला जीन ले लिया, और प्लाज्मिड में हमने इंसुलिन का बी चेन एनकोड करने वाला जीन ले लिया। तो फाइनली क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो ए चेन वाला अलग है, बी चेन वाला अलग है, और 2 अलग अलग बैक्टीरियम में हम उसे कल्चर करने वाले हैं। सो व्हाट विल हैपन इज, हमारे पास में 2 बैक्टीरियल कल्चर्स आएंगे। ठीक है, इन दोनों बैक्टीरियल कल्चर्स को हमें लार्ज स्केल पे ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में ढेर सारे ए चेन, ढेर सारे बी चेन बन पाएंगे। इन ए एंड बी चेन्स को हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ द बैक्टीरिया, एंड फिर हम क्या करने वाले, इस ए एंड बी चेन को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्रिएट करके, ब्रिजेस क्रिएट करके ज्वाइन करवा देंगे। तो हमारे पास में डायरेक्टली एक्टिव इंसुलिन आ जाएगा। वी डोंट need to remove any extra C stretch out of this molecule now, and therefore we are easily able to use this molecule directly as rDNA टेक्नोलॉजी से बना हुआ ह्यूमन इंसुलिन, which is also named as humulin। ठीक है, कई सारे जगहों पर इसे हम लोग ह्यूमुलिन बोलते हैं। सो ह्यूमुलिन बेसिकली एक ब्रांड नेम है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो इंसुलिन होता है बच्चों, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम था एली लिली, अभी भी है। सो एली लिली कंपनी ने फर्स्ट टाइम इंसुलिन बनाया था। ठीक है, और ये कंपनी जो है इसमें इंसुलिन बनाने के लिए अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस में जितना स्टाफ इनकॉर्पोरेट होता है उससे कई गुना ज्यादा स्टाफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट होता है। मतलब कि इंसुलिन बन जाएगा, इसके बाद प्यूरिफाई करना इसको, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह क्रिएट करवाना। ठीक है, एंड इसके बाद में इसको एक फॉर्मुलेशन का रूप देना, वायल्स में भरना, इसके टेम्परेचर वगैरह मॉनिटरिंग चेक करना, उसे बॉक्सेस में भरना, और उसे फिर प्री क्लिनिकल स्टडी करवाना, क्लिनिकल स्टडी करवाना, मार्केट में सेल करना, बहुत सारे और टास्क होते हैं प्रोडक्ट बनने के बाद, डाउन स्ट्रीमिंग कहलाते हैं वो सारे। उन सबके स्टाफ ज्यादा होते हैं एली लिली कंपनी में। ठीक है, 90% से भी ज्यादा स्टाफ इज इन्वॉल्व इन द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इनसाइड द एली लिली कंपनी। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर कैसे हम बना रहे। तो हमने क्या किया, इंसुलिन जीन एनकोडिंग फॉर ए चेन
को प्लाज्मिड में लिंक कर दिया, इकोलाई में डाल दिया और उसको कल्चर कर रहे हैं अलग। इंसुलिन जीन एनकोडिंग फॉर बी पेप्टाइड को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया, उसे हमने इकोलाई में डाल दिया, इसको भी हम अलग से कल्चर कर रहे हैं। ये दोनों टाइप के बैक्टीरियाज हमें ए और बी चेन सेपरेटली देने वाले हैं, इनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करवा देंगे और फिर हमारा एक्टिव इंसुलिन बन जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। ये एक मेडिसिनल यूज है। दूसरा एक और मेडिसिनल यूज होता है हमारे पास में, एक और डिजीज में हम देखते हैं इसका इस्तेमाल, किसका, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक का इस्तेमाल मेडिसिन के अंदर। ठीक है, सो ये वाला देखो आप सभी लोग इमेज। इस इमेज में हमें एक डिजीज के बारे में बताया जा रहा है, जिस डिजीज को हम बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये जो डिजीज है ये बिल्कुल एड्स के जैसी डिजीज है, पर ये एड्स नहीं है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। इस डिजीज के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम होता है एडिनोसाइन डीअमीनेज, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है इंसान में, क्योंकि उसके बॉडी में ADA एनकोड करने वाला जीन ही एब्सेंट हो जाता है। अगर ADA जीन ही नहीं प्रेजेंट है तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, और ये एंजाइम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स। हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स का क्या योगदान है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ADA जीन नहीं प्रेजेंट तो ADA एंजाइम नहीं बनता, ADA एंजाइम नहीं बनता तो टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होते, और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होते तो पर्सन को जो सिम्टम्स आएंगे वो सारे के सारे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड सिम्टम्स आएंगे। बहुत सारे डिजीज के लिए वो प्रोन हो जाएगा, उसको सारे बीमारियां हो सकती हैं, आसपास के सभी पैथोजेंस उसको घेर के बीमारियां कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो ADA-CDNA डेफिशिएंसी डिजीज, सिंस इट इज अ जेनेटिक डिजीज, ये बचपन से ही होगी, ठीक है, जिसको भी होने वाली है। अब इस चाइल्ड के अंदर ADA जीन एब्सेंट है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एडिनोसाइन डीअमीनेज का कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनवा के और उसको हम बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज करवाएंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले, हम ADA जीन को क्लोन करेंगे। पहले तो बैक्टीरिया के अंदर हमने ADA जीन के बहुत सारे क्लोन्स बना लिए। अब ये क्लोन में से हम एक ADA जीन को लेंगे और हम उसे रेट्रोवायरस, जिसको हमने डिसआर्म कर दिया है, वीक कर दिया है, पैथोजन को वीक कर देते हैं तो उसे डिसआर्म बोलते हैं। तो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस के अंदर हम ये जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर जीन इंट्रोड्यूस हो गया। ये रेट्रोवायरस अब इन्फेक्ट कर सकता है WBCs के सेल कल्चर के ऊपर। ठीक है, तो हम WBCs के सेल कल्चर पे इस रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन कॉज करवाएंगे, ताकि ये रेट्रोवायरस ये जीन जो है ये इन WBCs में दे दे। तो ये WBCs में दे दिया इसने, मतलब अब जो आउटसाइड द बॉडी हमने WBCs कल्चर करे हैं उसमें हमारा ADA जीन आ गया है। ये ADA जीन आ गया है तो अब हम WBCs को क्लोन करेंगे आउटसाइड, बाहर बहुत सारे WBCs बनवाएंगे और अभी WBCs इस चाइल्ड में इंजेक्ट करेंगे। इससे क्या फायदा होगा इस चाइल्ड के पास में, क्योंकि ये जीन प्रेजेंट है WBCs में, जो कि कल्चर करे हुए WBCs हैं। इसी बच्चे के WBCs हमने बाहर निकाले थे, उसी में हमने जीन इंट्रोड्यूस करा और उसी को दोबारा से इसके अंदर ऐसे करके एंट्री करवा दिया, मॉडिफाई करके। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू इंट्रोड्यूस द जीन, ठीक है, इनटू दिस चाइल्ड व्हिच विल एनकोड नाउ फॉर एडिनोसाइन डीअमीनेज। तो इस तरीके से जीन थेरेपी हो गया एक प्रकार से, ये हम जीन के थ्रू थेरेपी कर रहे हैं किसी डिजीज का। ये बेस्ट सोल्यूशन तो नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि इस चाइल्ड के अंदर हमें बार बार लाइफ टाइम ऐसे कल्चर करे हुए जीन कैरिंग WBCs बार बार इंजेक्ट करने पड़ेंगे थ्रू आउट द लाइफ। अगर हमें पहले ही पता पड़ जाता जाइगोट स्टेज पर कि इस चाइल्ड के अंदर ये जीन की डेफिशिएंसी है और हमें ये जीन जाइगोट स्टेज पर ही इंट्रोड्यूस कर देने का पॉसिबिलिटी मिलता, तो हम इस डिजीज को परमानेंटली क्योर कर पाते। ठीक है, पर बच्चों इतने जाइगोट स्टेज पर डिजीज होगी कि नहीं होगी जानना इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ADA-CDNA एडिनोसाइन डीअमीनेज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ओके, सो दिस इज डन।
अब आ जाते हैं हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे हम इस्तेमाल करें, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस कैसे पॉसिबल है। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसमें क्या करते हैं? सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बेसिकली हमें ये जानना है कि मान लो कि कोई जीन जिसके बारे में हम इमेजिनेशन रख रहे हैं कि ये जीन में कोई म्यूटेशन प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो हमें उस जीन का नॉर्मल जीन जो है उसका पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनवाना पड़ेगा, फिर हम ये वाला जीन जो म्यूटेटेड है उसके साथ में उसको जोड़ के देखेंगे। ठीक है, अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक बेसिक सी बात बताती हूँ। तो हम इसमें ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से चेक करते हैं कि हमारा कोई जीन म्यूटेटेड तो नहीं है, पर उसके लिए पहले म्यूटेशन कैसे आएगा ये वाली बात समझते हैं। तो म्यूटेशंस बाय चांस आ सकती हैं बच्चों, ठीक है। और मान लो कि ये कोई डीएनए है जिसका स्ट्रैंड 3' से 5' है, और मैंने कहा ये नॉर्मली बाइंड कर रहा है, ये स्ट्रैंड है 5' से 3', और इसके पास में है ATGCC, ठीक है। तो ये TACGG हो जाएगा, ये कोई नॉर्मल जीन है, ठीक है। मैंने कहा बच्चों कि इसी का म्यूटेटेड जीन भी है एक, जिसके अंदर कोई एक आधी अमीनो एसिड जो है वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो 5' ATGCC 3', ठीक है। तो ये ऐसा होगा, ओके। और यहां पर मैंने कह दिया कि कोई जीन में म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन है मतलब यहां पर मैंने कह दिया मान लो जीन ही है, ठीक है। मान लो जीन ही है, म्यूटेशन हो गया, जी इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहां पर जीन ही है, मान लेते हैं यहां पर ए आ गया गलती से, म्यूटेशन है तो ए का टी हो गया, ठीक है, पेयरिंग। और बाकी सब सेम रहेगा, 3' से 5', TAGG। डिफरेंस कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो क्या ये म्यूटेशन इंडिकेट कर रहा है? ये म्यूटेशन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे कभी जानना है कि कोई जीन म्यूटेटेड तो नहीं है, तो मैं उसका एक सिंगल स्ट्रैंड लूंगी ना। व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी टेकिंग द सिंगल स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड ले लिया मान लो मैंने, ये वाला, ठीक है। ये स्ट्रैंड लेके मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री वाले स्ट्रैंड को इसके साथ जोड़ने की ट्राई करूंगी। अगर मान लो ये वाला स्ट्रैंड मैंने ले लिया होता बच्चों, और मैंने इसको 1 सेकेंड, मैंने इसको इस वाले स्ट्रैंड के साथ जोड़ने की ट्राई की होती, तो इनकी तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी ही नहीं है। अब हम क्या देखेंगे कि ये वाला स्ट्रैंड इस वाले स्ट्रैंड के साथ में ज्वाइन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि टी ए तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहां आ गई कि ए के साथ टी जुड़ता है और यहां तो सी प्रेजेंट है। मीनिंग अगर कोई म्यूटेशन आया है तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगी स्ट्रैंड की, लेकिन क्योंकि म्यूटेशन है किसी एक आदि भी न्यूक्लियोटाइड में, तो ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी और हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं बन पाएगा। ये थॉट माइंड में है हमारे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने हमारे नॉर्मल जीन को भी और हमारे म्यूटेटेड जीन को भी, दोनों को ही हमने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट वाला बना दिया। हमने इन्हें रेडियो लेबल कर दिया। रेडियो लेबल का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि जो ये स्ट्रैंड है मेरा, इसमें जितने भी बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाले जितने भी मेरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर, ये सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जो फॉस्फेट है उसको हमने रेडियो एक्टिव बना दिया है। रेडियो एक्टिव फॉस्फेट के थ्रू लिंक करवा दिया इसे। कैसा हो गया ये? रेडियो एक्टिव, ठीक है। ऐसा मैंने आर्टिफिशियली बनवा लिया ये जीन लाइब्रेरी में, ठीक है। आर्टिफिशियली बनवा लिया हमने इस जीन को और रेडियो एक्टिव फॉस्फेट इसमें इस्तेमाल कर लिया नॉर्मल फॉस्फेट की जगह। अब मैंने इस स्ट्रैंड को इस स्ट्रैंड के साथ जब जोड़ने की ट्राई करी, मान लो कि ये म्यूटेटेड नहीं होता, ये नॉर्मल स्ट्रैंड होता, ठीक है। ये वाला मेरा स्ट्रैंड जो है मैं इसके साथ जोड़ने की ट्राई कर रही हूँ, मान लो कि ये स्ट्रैंड नॉर्मल स्ट्रैंड होता, म्यूटेशन नहीं होता इसमें, तो ये ज्वाइन कर जाता और ऐसा मॉलिक्यूल बन जाता। लेकिन अगर मेरा स्ट्रैंड म्यूटेटेड स्ट्रैंड है, ठीक है, अगर ये म्यूटेटेड स्ट्रैंड है तो ये इसे ज्वाइन नहीं करेगा। ये ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर हम बोल देंगे कि हमारा डीएनए लिंकिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। डीएनए लिंकिंग नहीं हो पाएगा, तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
सॉरी ये वाला जो स्ट्रैंड है ये इस स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा और एक डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा समझ में आया है, इसका आइडिया मिला है। अब हम इसको रेडियोग्राफी टेक्निक में क्या करते हैं ये समझते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास में एक नॉन म्यूटेटेड सैंपल होता बच्चों, एक नॉन म्यूटेटेड नॉर्मल डीएनए सैंपल होता, तो उसके पास में अगर मैंने रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से लेबलिंग की होती और दो स्ट्रैंड्स को जोड़ने की ट्राई की होती तो डीएनए बन जाता। डीएनए बन जाता तो फिर वो इस प्रोसेस में अंडरगो करता। तो मेरा ये रेडियो एक्टिव पार्ट ऑफ सैंपल है, ठीक है, और मैंने ऊपर एक लेयर जमा कर दी इनके, जो कि लेयर है सोल्यूबल सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल्स की। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल्स के कारण से यहाँ पर एक फोटोग्राफिक इमल्शन बन गया है और वो कवर कर दिया हमने यहाँ पर। जब हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल होगा तो वो रेडिएशंस लिबरेट करेगा, जिसके कारण से Ag+ जो है वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना पोर्शन सैंपल के ऊपर वाला। ठीक है, और बाकी का जो है वो वैसे ही रहेगा। तो जो ये वाला पोर्शन था ये सोल्यूबल फॉर्म था और जो Ag वाला पोर्शन बन गया है वो नॉन सोल्यूबल फॉर्म है, तो वो वहां पर डार्क पैचेस छोड़ देगा। ठीक है, तो डार्क पैचेस छोड़ दिए हैं, इसका ये मतलब है कि हमारा सैंपल जो है उसमें डीएनए नॉन म्यूटेटेड है, नॉर्मल डीएनए है। ठीक है, नॉर्मल डीएनए है, तो जाके ये रिएक्शन आ पाई। अगर हमारा म्यूटेशन वाला डीएनए होता, ठीक है, तो वो तो रेडिएशंस एमिट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता, डीएनए ही नहीं बन पाता। ठीक है, और हमारे रेडियो एक्टिव लेबलिंग के कारण से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा था, क्योंकि म्यूटेशन है किसी एक आदि भी स्ट्रैंड में, तो वो जुड़ ही नहीं पाता, डीएनए ही नहीं बन पाता, तो वो रेडिएशंस एमिट नहीं कर पाता और इसका मतलब कि वो म्यूटेटेड सैंपल होता। इस तरीके से रेडियो एक्टिव तरीके से ऑटो रेडियोग्राफी के हेल्प से हम स्टडी करते हैं कि हमारा सैंपल कैसा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। नाउ हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं काफी सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों स्टडी करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे दिखते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल्स में आप लोगों को आई विल बी शोइंग यू ऑल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द इमेजेस। सो लेट मी टेक फ्यू इमेजेस फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ठीक है, हैवंट टेकन एनी इमेज, अभी तक मैंने लिया नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है रोजी काऊ का, मैं वो शो कर सकती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये दिख रहा है सभी को, दिस इज रोजी काऊ। तो रोजी काऊ एक ट्रांसजेनिक एनिमल है। ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या मतलब होता है? मतलब कि इस काऊ के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है वो जीन्स नॉर्मल जीन्स नहीं है, हमने उसके अंदर कोई दूसरा जीन इंसर्ट करवाया है। वी हैव डन सम इधर जीन एडिशन, या तो मैंने इसमें कोई जीन ऐड करवाया है, और जीन सब्सट्रैक्शन, या तो मैंने इसमें से कोई जीन सब्सट्रैक्ट करवा दिया है। अगर हम जीन ऐड करवाते हैं, हम जीन सब्सट्रैक्ट करवाते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ही हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जीएम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो अब रोजी काऊ जो है ये कैसा एनिमल है इसके बारे में समझते हैं। तो रोजी काऊ जो है ये एक ऐसी काऊ है जो कि ट्रांसजेनिक काऊ है। सिंस काउज जो है वो थोड़ा मिल्क बनाती है जब, तो वो प्रोटीन रिच होता है कंपैरिजन टू दैट ऑफ बफेलो। बफेलो का मिल्क फैट रिच होता है, कोलेस्ट्रॉल रिच होता है, और काउज का मिल्क प्रोटीन रिच होता है। पर इनमें से कोई भी मिल्क ऐसा नहीं है जो कि ह्यूमन के मिल्क को सब्सटीट्यूट कर पाए परफेक्टली, बिकॉज ह्यूमन के मिल्क जो है, ह्यूमन मदर्स के जो मिल्क होता है वो ज्यादा प्रोटीन रिच होता है। और चाइल्ड को प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो जाए अगर हम आउटसाइड मिल्क चाइल्ड को दे रहे हैं, तो काउज मिल्क चाइल्ड को दे रहे हैं, तो इसीलिए हमने ऐसी ट्रांसजेनिक काउ बनवाई जो कि जब मिल्क दे तो उसका मिल्क के अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो ह्यूमन के जैसा हो, ऑलमोस्ट मैच करता हुआ। तो हमने इस रोजी काउ में क्या किया, हमने इसके अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया विच विल एनकोड फॉर अ प्रोटीन कॉल्ड एज लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, और ये लैक्ट एल्ब्यूमिन एनकोड करे
ऐसा हमने इसमें एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये क्या करती है रोजी काउ, जो मिल्क देती है इसमें कुछ 2.4 ग्राम्स पर लीटर लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके कारण से इसका जो मिल्क है वो कैसा हो गया, प्रोटीन रिच मिल्क हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनवा सकते हैं बच्चों। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में काफी सारे एनिमल्स के बारे में बात की और काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को दे दी है। एक ये है कि हम चाहते हैं, मान लो कि मैं ये चाहती हूँ चेक करना कि मेरी बॉडी में नॉर्मली जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो उसका सिंथेसिस पाथवे कैसे रहता है। ठीक है, एसिटिक एसिड से जब कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारी बॉडी में तो उसका पाथवे कैसे होता है, उसको स्टडी करना है। मैंने ये सोचा, मान लो इस पाथवे में से कोई एक एंजाइम मैंने हटा दिया होता तो इस पाथवे का क्या होता। तब ये सब काम हम ह्यूमन पर डायरेक्टली नहीं करते, हम ये सब काम एनिमल्स पे करते हैं स्टडी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऐसा एनिमल बनाया जिसमें कि ये वाला एंजाइम नहीं बने तो इस पाथवे का क्या होगा, वो वाला एंजाइम नहीं बने तो इस एनिमल का क्या होगा। ऐसे करके हम नॉर्मल हमारे जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ बॉडी हैं उनको स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प लेते हैं, जहां हम जीन डिलीट करते रहते हैं, जीन ऐड करते रहते हैं और उन एनिमल्स को परेशान कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स, बट फिर भी हम उसको ह्यूमन के सर्विस के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को अभी समझाया किस तरीके से हम चेक करना चाहते हैं कि नॉर्मली जीन्स कैसे वर्क करते हैं और उनकी कमी से या उनके अफेक्ट होने से हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी नॉर्मल पाथवेज पे क्या अफेक्ट आएगा। जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों, उसमें हमारे ग्रोथ हार्मोन तो होता ही है जिसको हम सोमैटोट्रोफिन बोलते हैं। इसी के अलावा काफी सारे और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो उन सबको हम स्टडी कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल इज स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज that alter the formation of this factor। मान लो कि मैंने कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके कारण से हमारा ग्रोथ कॉज करने वाला इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर नहीं बन रहा है तो क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट्स इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। ठीक है, मतलब कि कोई चीज का एक्सप्रेशन अगर हम रोक देंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा ना कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, लाइक अगर मैंने आप लोगों को दो चीजें खाने के लिए दी, एक मैंने आप लोगों को खाने के लिए दिया कोई खिचड़ी और दूसरे भी खिचड़ी है, खिचड़ी सैंपल ए खिचड़ी सैंपल बी। ठीक है, खिचड़ी सैंपल ए आपको बहुत परफेक्ट लगा, खिचड़ी सैंपल बी खाते आपने बोला कि ये तो फीका है, मतलब कि इसमें सॉल्ट की कमी है। तो सॉल्ट हमें नमकीन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये सॉल्ट की कमी हुई तभी मालूम पड़ा ना। वैसे हमारी बॉडी में काफी सारे पाथवेज चलते हैं, कोई एंजाइम अगर गायब हुआ तो उसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तभी मालूम पड़ेगा कि ये इस एंजाइम के कारण बन रहा था। वो चीजों को स्टडी करने के लिए हम काफी सारे एनिमल मॉडल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स की हेल्प लेते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ डिजीजेस, जैसे कि कोई डिजीज पाथवे है तो उस डिजीज पाथवे का प्रोग्रेशन कैसे होता है। मान लो कि अल्जाइमर डिजीज है तो अल्जाइमर डिजीज का प्रोग्रेशन कैसे होता है, ये मुझे ह्यूमन में स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैं जब इसको एनिमल्स में स्टडी करती हूँ जिनकी ऑलरेडी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, उनको हम मतलब हम उनको मॉडल्स में कन्वर्ट करके स्टडी करना चाहते हैं तो हम एनिमल्स का हेल्प ले सकते हैं इसमें। तो काफी सारे ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर द डिजीजेस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आर्थराइटिस हो गया और अल्जाइमर्स हो गया, जिनके ऊपर हम डिजीज प्रोग्रेशन स्टडी करते हैं कि ये डिजीज का अगला स्टेप क्या होगा, इसका अगला स्टेप क्या होगा। अब किसी इंसान में डिजीज होगी तो इसका अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, उसको पहले ही हम एनिमल्स में स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना, जैसे कि हमने रोजी काऊ का ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो रोजी काऊ से हमने मिल्क ऑब्टेन किया, वो मिल्क कैसा था, दैट वाज रिच इन ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, तो वैसा हमने मिल्क बनवाया। एक और प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जो कि हमने ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवाया था। वो ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम है ट्रेसी। ट्रेसी एक शीप है और शीप जो होती है भेड़ जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो ट्रेसी हमने ट्रांसजेनिक बना दी। वो ट्रेसी जो है उसको ऐसा ट्रांसजेनिक बनाया हमने
कि वो एक प्रोटीन के लिए एनकोड करती, और वो प्रोटीन का नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये प्रोटीन जो है बच्चों, इसको हमने यूज किया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एज वेल एज एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा जो डिजीज होती है, इसमें लंग्स में फाइब्रस डिपोजिशन हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, एंड लंग्स का सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिक्रीज हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ऐसी ही डिजीज है जहां पर हमारी लंग्स में फाइब्रोसिटी इंक्रीज होती है, पर वो नेचुरली हो रही होती है। ठीक है, अगर हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है इसे किसी को दे सके, इंजेक्ट कर सके, तो उस पर्सन की बॉडी में सिस्टिक फाइब्रोसिस के इम्प्लीमेंट जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमने शीप एक है जिसका नाम है ट्रेसी, उसमें ये बनवाया। ठीक है, अच्छा इस तरीके से एक दो बात और बताती हूँ आप सभी को, जैसे कि अगर आप इमेजिन करते हैं कि क्लोन्स ही ट्रांसजेनिक मॉडल्स होते हैं क्या मैम, तो ये बात रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। मैं आप लोगों को 3 शीप्स के नाम बताती हूँ। एक का नाम था डॉली, एक का नाम है पॉली, एक का नाम है मॉली। ठीक है, ये मैंने मन से नाम नहीं रखे, यही नाम है इनके, डॉली, पॉली और मॉली। तो डॉली जो है बच्चों, ये एक सोमा क्लोन है। सोमा क्लोन मतलब सोमैटिक क्लोन, ये कोई ट्रांसजेनिक मॉडल नहीं है। पर पॉली और मॉली जो है ये क्लोन्स भी हैं साथ ही साथ में, और इनमें हमने जीन ऑल्टरेशन भी करा हुआ है, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोमा क्लोन और ट्रांसजेनिक मॉडल्स में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिसमें हमने जीन ऑल्टरेशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात समझते हैं, वैक्सीन की सेफ्टी स्टडी करना। जैसे कि इमेजिन करते हैं हमने अभी रिसेंटली कोरोना वैक्सीन बनवाया था, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन सेफ है कि नहीं, हम कितना डर रहे थे, याद करो, बहुत डर रहे थे सब लोग कि हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमारे को हार्ट अटैक नहीं आ जाए, और 25 चीजें सोच रहे थे दिमाग में। तो हमारे मन में डर क्यों था, क्योंकि हमें ये श्योर नहीं था कि क्या उसका इफेक्ट्स एनिमल पे स्टडी हो चुका है प्रॉपरली कि नहीं, उसका प्रॉपर एनिमल ट्रायल्स हो चुका है कि नहीं, और उसके बाद ही हमें लग रहा है, पहले तो नहीं लग रहा है कहीं गलती से। तो ये थॉट हमारे माइंड में आते हैं, मीनिंग हम वैक्सीन की सेफ्टी स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक मॉडल्स की हेल्प लेते हैं, एनिमल्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ताकि कम टाइम में हमें मालूम पड़ जाए कि ये वैक्सीन जो हम एडमिनिस्टर करने वाले हैं ह्यूमन में, ये सेफ है या नहीं है, ये कोई ऑर्गन टॉक्सिटी कॉज तो नहीं करने वाला, लाइक दैट। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दिया किसी इंसान में और पोलियो हो गया उसे, तो उसके लिए लेने का देना पड़ जाएगा। वैक्सीन इसलिए दिया था ना कि डिजीज से बच सके, और वैक्सीन देने से डिजीज हो जाए तो क्या होगा बताओ। वैसे यहाँ पर हमें हमेशा टेस्ट कर लेना चाहिए इसे एनिमल्स के ऊपर कि इसका सेफ्टी प्रोफाइल है कि नहीं। तो ट्रांसजेनिक माइस हमने बनाए हैं टू चेक द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine. हम ट्रांसजेनिक माइस बनवा रहे हैं, इसके पहले हम पोलियो वैक्सीन का ट्रायल जो है वो मंकीज पे करते हैं। मंकीज रिलेटिवली लार्जर, ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू मैनेज ऑर्गेनिजम्स, पर माइस रिलेटिवली स्मॉलर एंड इजी टू मैनेज ऑर्गेनिजम्स। So we are making transgenic mice for testing the safety of polio vaccines now. Next is chemical safety testing. जैसे कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, अब वो टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या इफेक्ट आएगा किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये टेस्ट करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स को देते हैं उसे। तो हम कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं पता है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ज्यादा प्रोन हो, जिसको टॉक्सिन्स का इफेक्ट ज्यादा जल्दी हो जाए, ठीक है, वैसे, ताकि हमें जल्दी मालूम पड़ सके कि इसके इफेक्ट क्या आएंगे, टॉक्सिन्स के क्या इफेक्ट आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों सारे हमारे डिफरेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाले जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो सब क्लियर हो चुके हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक टेबल्स यहाँ पर ले लिए हैं। ये टेबल्स हमने जो पढ़ा है वो सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताता है, तो आप लोगों को एग्जाम में रिवाइज करने के लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हमने देखा बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया का हमने जीन वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया था प्लांट्स में, ताकि वो बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी ब्रिंजल ऐसे बन जाए जिनके ऊपर इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, उन पे इंसेक्ट एंड पेस्ट अटैक नहीं कर पाए।
ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी ईल्ड बढ़ जाएगी। फ्लेवर सेवर टमाटो हमने देखा था, जिसका फ्लेवर भी इनहांस कर दिया था, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इनहांस कर दी थी और शेल्फ लाइफ भी इंप्रूव कर दी थी। गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया, इसको मैं क्विकली आप लोगों को समझा देती हूँ। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों जो कि बहुत ज्यादा येलो, ब्राइट येलो कलर के उनके फ्लावर्स या फ्रूट प्रोडक्ट्स कुछ भी बनते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई प्लांट है और उस प्लांट के फ्लावर जो है दे आर ब्राइट येलो इन कलर। ठीक है, ये प्लांट जो है इससे हमने एक जीन एक्सट्रैक्ट किया और वो जीन जो है वो है विटामिन ए एनकोडिंग जीन। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया मेरे पास में, विटामिन ए एनकोडिंग जीन, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये प्लांट जो सोर्स है इसका नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है नार्सिसस स्यूडोनार्सिसस। ठीक है, प्लांट का नाम है, जिससे कि हमने क्या ले लिया, हमने विटामिन ए एनकोडिंग जीन इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया, स्यूडोनार्सिसस। अब ये जो प्लांट है इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको प्लाज्मिड के साथ में इसके जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैंने एक प्लाज्मिड ले लिया था, वो प्लाज्मिड कौन सा लिया मैंने ले लिया टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड इज, हम सब जानते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टेकन फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये दोनों ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ले लिया था। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पर ऐसे बना देती हूँ, मान लो कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आइसोलेट किया। इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया होगा तब मेरे पास में क्या बना, मेरे पास में रिकॉम्बिनेंट बन गया। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया मेरे पास में। ओके, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने क्या किया होगा, मैंने इसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर इंसर्ट करवा दिया बैक्टीरिया में। ये ए ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया है, इसमें मैंने इस जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, आरडीएनए को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट। अब क्या करेगा ये बताओ, अब मेरे पास में तो ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है। अब इस बैक्टीरिया के हेल्प से मैंने क्या करा, मैंने राइस प्लांट, चावल के पौधे जो होते हैं उसको इन्फेक्ट करवा दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने चावल के पौधों को इन्फेक्ट करवा दिया। ठीक है, हाँ ये चावल का ऐसा दिखता है कि नहीं मुझे पता नहीं है सिंपली बना रही हूँ ड्राइंग। तो चावल के पौधों को मैंने इससे इन्फेक्ट करवा दिया, सेल्स को। ठीक है, अब मैंने क्या नोटिस किया कि जो चावल बनेंगे ना, वो चावल कैसे बन रहे हैं आपको बता देती हूँ मैं। तो दैट राइस विल बी कैरिंग, just a second बच्चों, this rice will be carrying a bright yellow color core। इसका बहुत ज्यादा ब्राइट येलो कलर का कोर है, चावल ही हमारा येलो हो गया। ठीक है, ऐसे येलो राइस को मैंने बोल दिया गोल्डन राइस, और ये गोल्डन राइस विटामिन ए रिच राइस है, जिसको खाने से आंखों की समस्याएं ठीक हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव मेड द गोल्डन राइस। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं कॉर्न एंड ब्रिंजल। ये तो हमने बीटी वाला देख लिया था, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और सोयाबीन मेज इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी करवाया था इसमें, और हार्बिसाइड रेजिस्टेंस भी करवाते हैं। ठीक है, हो गया? तो ये खत्म हुआ हमारा पोर्शन पूरा का पूरा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, जो कि हमने कुछ एनिमल्स देखे हैं ऑलरेडी, जैसे कि रोजी, ट्रेसी। वैसे और ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, जैसे कि पिग। हमने पिग को ऐसा मॉडल बना लिया जिसमें कि हम अगर कोई ऑर्गन डाल दें तो वो ग्राफ्ट रिजेक्ट ना करे, उसकी इम्यूनिटी सप्रेस कर दी हमने पिग की, ट्रांसजेनिक पिग बना दिया, ताकि हम चेक कर पाए कि हमारा ऑर्गन जो है वो इस पिग के अंदर आराम से काम कर पाता है कि नहीं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन। फिर ऐसे कुछ फिशेस जो है यहाँ पर, जैसे कि कॉमन कार्प, कैटफिश, सैल्मन, गोल्ड फिश, ये सब। तो बच्चों फिशेस आर एडिबल, राइट? फिशेस खाते हैं लोग, और अगर फिश थोड़ी बड़ी हो तो वो ज्यादा लोगों को सर्व कर पाएगी। तो हमने क्या किया, हमने रिकॉम्बिनेंट तरीके से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनवाया और फिशेस में इंजेक्ट कर दिया, ताकि फिशेस बड़े बड़े साइज की हो और ज्यादा लोगों के लिए एडिबल हो। ठीक है, तो दे अटेन अ साइज ट्वाइस ऑफ दैट शोन बाय नॉन ट्रांसजेनिक फिश। ट्रांसजेनिक फिश बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही माउस, हमने काफी सारे माउस
के अंदर ह्यूमन के जीन्स इंसर्ट करवा दिए, जैसे कि जो कैंसर को प्रिवेंट कर सके, लाइक दैट, इस तरीके के कुछ जीन्स हमने इंसर्ट करवा दिए। ब्रेस्ट कैंसर का जीन हमने माइस में इंजेक्ट करवा दिया ताकि हम चेक कर पाए कि ये कैंसर कैसे प्रोग्रेस करता है, ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंटल स्टेजेस कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिकॉम्बिनेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नाउ मेडिकली यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, इसकी एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तो जरूरी नहीं है, पर आप अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हैं बोर्ड्स में, सो यू ऑल कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस टेबल। जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन, ये तो हमें पता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट करने के लिए चाहिए होगा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन शॉर्ट स्टेचर, हाइट को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अगर हम किसी इंसान को जिसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म वाला है, उसको दे दें तो उसकी हाइट बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देन कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन थायराइड ग्लैंड से बनता है, और ये हार्मोन जो है हमारा, ये क्या करता है, बेसिकली ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है और उसे बोन्स के पास भेजता है। अगर किसी में ये कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी बोन्स वीक होती हैं, तो ये रिकेट्स के ट्रीटमेंट के लिए देंगे, जिसमें कि इंसान की बोन्स वीक होती हैं, तो हम उस हार्मोन को देंगे ताकि उसकी बोन्स स्ट्रांग बन सके। और कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये एक ऐसा हार्मोन होता है बच्चों जो कि HCG नाम का हार्मोन है, जो कि तब बनता है जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है। अगर किसी इंसान में ये नहीं बनता तो उसके अंदर फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, इम्प्लांटेशन होने में डिफिकल्टी आती है, तो इट विल हेल्प इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। लाइक दैट देयर इज सो मेनी हार्मोन्स गिवन ओवर हियर। ठीक है, सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स मेड बाय आर DNA टेक्नोलॉजी आर बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट विल बी द लास्ट थिंग विच वी आर रिमेनिंग विद इज बायो पेटेंट या बायो पायरेसी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई इंडिजिनस प्लांट के वेराइटीज है, ठीक है, और हमारे परमिशन के बिना अगर कोई दूसरा कंट्री उसका यूज करना चाहे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी उसका यूज करना चाहे, तो वो हो जाएगा बायोपायरेसी। बायोपायरेसी इज बेसिकली टेकिंग योर डेटा, टेकिंग योर नेटिव प्लांट, टेकिंग योर इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ समथिंग एंड यूजिंग देम फॉर देयर पर्पस, एंड उसको इस्तेमाल करना जो है वो बायोपायरेसी कहलाएगा। आपके कंट्री से कोई भी इंसान कोई भी प्लांट पौधा उठा के नहीं ले जा सकता, किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए भी नहीं ले जा सकता। ठीक है, अगर वो ले जाता है बिना परमिशन के तो उसको बायोपायरेसी बोलते हैं। और बायोपेटेंट क्या होता है? बायोपेटेंट मतलब हमारे इंडिजिनस वेराइटीज का हमें डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि दिस इज द वेराइटी नेटिव टू दिस प्लेस। ठीक है, जैसे कि इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया के साथ क्या हुआ था ये देखते हैं। तो हमारे इंडिया में काफी सारे चावल उगते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस। ठीक है, करीब 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इंडिया में उगते हैं, जिसमें से कि 27 वेराइटीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, लिटरेचर में, प्रीवियस एंशियंट लिटरेचर के अंदर। और एक कंपनी 1997 में उसने क्या किया, राइसटेक कंपनी है, राइसटेक कंपनी यूएस की है, अमेरिका की है, उसने बासमती चावल को अपना बता दिया, उस पर पेटेंट फाइल कर दिया। तो बासमती चावल उनका पेटेंट कैसे हो सकता है? इट इज द बिलोंगिंग और नेटिव टू इंडिया। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, उस पर पेटेंट फाइल कर दिया। उन्होंने क्या किया था, बासमती को एक शॉर्ट ड्वार्फ राइस की वैरायटी से क्रॉस किया और जो नया प्रोडक्ट बना उसको बोला न्यू वैरायटी है। बट दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। तो उनके ऊपर हमने बैक फाइल किया, दोबारा से क्लेम किया कि हमारी वैरायटी है बासमती राइस एंड यू कैन नॉट टेक अ पेटेंट ऑन दैट। ठीक है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेल इट। अगर कोई भी कंट्री किसी भी चीज पे पेटेंट फाइल कर लेती है तो फिर वो उसको सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। ठीक है, तो हम उसे अलाउ नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे इंडिया में सालों सालों से चला आ रहा है नीम का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनी थिंग्स लाइक फंगल इन्फेक्शंस, एंटीसेप्टिक होता है। हल्दी के तो मल्टीपल इस्तेमाल है, कैंसर में भी ट्रीटमेंट हो जाता है और आर्थराइटिस में भी ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट तो नहीं होता पर मैनेजेबल हो जाता है डिजीज। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो इनका भी फॉरेन के काफी सारे रिसर्च पेपर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन देखने मिलता है हमें कि ये ऐसा करते हैं। नीम एंटीसेप्टिक होता है। तो आज क्या बता रहे हो आप, हमें तो सालों से पता है, तो हमें जो सालों से पता है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन करके रखना चाहिए, अदरवाइज कोई भी उसे बताना चालू कर देगा तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वट एवर रिसर्च वी आर डूइंग इन इंडिया वी शुड
take a patent on that as soon as possible, and we should not ever disclose our idea to any other person because इतना जल्दी कॉपी होता है. ठीक है, रिसर्चर्स को स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अपने थॉट्स, अपने इन्वेंशन से, अपने आइडियाज को ऐसे मार्केट में खुले नहीं बोलते हुए घूमे, अदरवाइज उसको कोई भी कॉपी कर लेगा. ठीक है, तो दिस इज द लास्ट थिंग विच इज रिमेनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो बाय दिस वी आर डन विद अवर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पोर्शन. एंड इस वीडियो को जितना पॉसिबल है शेयर करो बिकॉज आज 25 तारीख तो हो गई है, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस लेक्चर बिफोर गोइंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, सो दैट आपको जो भी क्वेश्चन आए मेरे पढ़ाए हुए पोर्शन में से आप हर एक चीज लिख के आ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, एंड टेक केयर. बाय बाय.